हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमने अध्ययन कर लिया है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारतीय जो राज्य थे उनको अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल वंश के पतन की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं मुगल वंश के पतन को। बात करें अगर मुगल वंश की तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, पहला है मुगल काल और दूसरा है उत्तर मुगल काल। अब बात करते हैं उत्तर मुगल काल की, तो 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो मुगल वंश था उसका पतन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जो भी मुगल बादशाह होते हैं वो अक्षम और अयोग्य सिद्ध होते हैं। अब बात करते हैं मुगल वंश के शासकों की। मुगल वंश के शासकों की अगर बात करें तो मुगल वंश को जो शासक थे उनको हम दो भागों में रखते हैं। पहले थे महान मुगल जो कि 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन करते हैं, और जो दूसरे थे वो थे उत्तर मुगल जिनका जो शासन काल था वो 1707 से 1857 की क्रांति तक रहता है। महान मुगलों की बात करें तो इसमें बाबर जो कि 1526 में मुगल वंश की स्थापना करता है, 1530 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद आता है हुमायूं 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556, यानी कि दो कार्यकाल इसके रहते हैं। उसके बाद तीसरा है अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। उसके बाद जहांगीर 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक, फिर शाहजहां 1627 से लेकर 1657 ईस्वी तक। उसके बाद अंतिम महान मुगल जो शासक था वो था औरंगजेब, जो कि शासक बनता है 1658 ईस्वी में और 1707 ईस्वी तक शासन करता है। जो औरंगजेब था वही मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था, क्योंकि इसके बाद जो भी शासक होते हैं वो शक्तिशाली नहीं थे। अब बात करते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासकों की, तो उत्तरवर्ती जो मुगल काल था वो 1707 से लेकर प्रारंभ होता है। इसके जो शासक थे तो सबसे पहले शासक की बात करें तो वो बहादुर शाह प्रथम था, जो कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब के पश्चात शासक बनता है। इसके बाद शासक बनता है जहांदार शाह 1712 से लेकर 1713 तक। उसके बाद फर्रुखशियर 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक। इसके बाद जो शासक था वो बनता है रफी उद दर्जा, जो कि शासक रहता है सिर्फ 1719 में ही। इसके बाद रफी उद दौला 1719 में ही शासक बनता है। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला 1719 में शासक बनता है और 1748 ईस्वी तक शासक रहता है। इसके बाद शासक बनता है अहमद शाह, जो कि 1748 में शासक बनता है। उसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1759। उसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806। उसके बाद अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 और उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय जो कि 1837 से लेकर 1857, यानी कि जब तक हमारे जो देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो होता है तो वहां तक शासक रहता है। उसके बाद जो मुगल वंश था उसका अंत अंग्रेजों के द्वारा कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं 18वीं सदी के जो क्षेत्रीय राज्य थे उनके बारे में। आप जानते हैं कि इन्हीं सारे राज्यों को जो अंग्रेज हैं वो अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लेते हैं। तो बात करते हैं इन राज्यों की, तो सबसे पहले देखते हैं मध्य भारत। मध्य भारत की बात करें तो इसमें जो मराठा थे और जो छत्रसाल था, यानी कि बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में जो छत्रसाल थे ये मध्य भारत के प्रमुख राज्य थे। इसके अलावा बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में हैदराबाद, कर्नाटक और जो केरल राज्य थे वो प्रमुख थे। इसके अलावा बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत के राज्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है यमुना बेसिन और दूसरा है गंगा बेसिन। यमुना बेसिन की बात करें तो इसमें जाट राज्य प्रमुख था, और गंगा बेसिन की बात करें तो इसमें रोहिला राज्य, बंगश पठान राज्य, इसके अलावा जो अवध और बंगाल का राज्य था वो भी मध्य भारत में ही उत्तर भारत में ही आता है। तो अवध और बंगाल भी उत्तर भारत के राज्य थे। अब बात करते हैं पश्चिम भारत की, तो पश्चिम भारत में सिख राज्य, इसके अलावा मारवाड़ और जो आमेर था वो प्रमुख राज्य थे। अब बात करते हैं मुगल दरबार की गुटबंदी की। अगर गुटबंदी की बात करें तो उत्तर मुगल काल में जो मुगल दरबार था उसमें मुख्य रूप से चार गुट कार्य कर रहे थे। एक था हिंदुस्तानी, दूसरा था तुरानी, तीसरा था ईरानी और चौथा था अफगानी। ये चार गुट थे जो कि मुगल दरबार में कार्यरत थे। हिंदुस्तानी गुट की अगर बात करें तो इस गुट के जो नेता थे वो सैयद बंधु थे, जिसमें एक का नाम सैयद अब्दुल्ला खां तथा दूसरे का नाम सैयद हुसैन अली खां था। ये दोनों भाई थे। तो इनका एक गुट था जो कि हिंदुस्तानी गुट था। सैयद बंधु जो थे वो भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से विख्यात हैं, क्योंकि जो मुगल वंश था उसमें इन्होंने कुल चार लोगों को, यानी कि फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला को शासक बनाया था। अब बात करते हैं तुरानी गुट की। तुरानी गुट की बात करें तो ये मध्य एशिया के सुन्नी मुसलमान थे।
सैयद बंधुओं के पतन के पश्चात ये मुगल दरबार में जो था इसी गुट का बोलबाला था, यानी कि जब तक सैयद बंधु जीवित थे तो सैयद बंधुओं का ही प्रभाव मुगल जो दरबार था उसमें था। लेकिन जब सैयद बंधुओं की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो ये सुन्नी मुसलमान थे जो तुरानी गुट के थे, इनका ही मुगल दरबार में बोलबाला हो जाता है। इस गुट में निजामुल मुल्क, अमीन खां और जकारिया खां प्रमुख थे। आगे बात करते हैं तीसरे गुट की, तो वो था ईरानी गुट। ईरानी गुट की बात करें तो ये शिया मुसलमान थे। जैसे आपने देखा कि जो तुरानी गुट के लोग थे वो सुन्नी मुसलमान थे, तो ये जो ईरानी गुट के लोग थे ये शिया मुसलमान थे। इस गुट में जुल्फिकार खां, सआदत खां, अमीर खां और इसहाक खां प्रमुख थे। अब बात करते हैं अफगानी गुट की, तो अफगानी गुट में अली मोहम्मद खां और मोहम्मद खां जो बंगश थे वो प्रमुख थे। अब बात करते हैं हम उत्तर मुगल कालीन शासकों की। तो उत्तर मुगल कालीन अगर शासकों की बात करें तो सबसे पहला जो उत्तर मुगल कालीन शासक था वो था बहादुर शाह प्रथम, जो कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शासक बनता है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है, लेकिन अपने अंतिम समय में यानी कि अपनी मृत्यु से पहले ही वो एक वसीयतनामा बनाकर जाता है। आप जानते हैं कि जो औरंगजेब था उसको जो शासन प्राप्त हुआ था वो उत्तराधिकार के युद्ध करने के पश्चात ही प्राप्त हुआ था, तो वो नहीं चाहता था कि उसके पुत्रों में भी उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हो, इसलिए उसने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने अंतिम समय में एक वसीयतनामा तैयार किया था, जिसके अनुसार जो उसका पुत्र मुअज्जम था उसको उत्तर भारत प्रांत और जो दिल्ली का क्षेत्र था वो दिया गया था। जो आजम था उसको गुजरात, मालवा, आगरा और कुछ दक्षिण के क्षेत्र दिए गए थे। इसके अलावा जो तीसरा पुत्र था कामबख्श, उसको बीजापुर और हैदराबाद का क्षेत्र दिया गया था। लेकिन जो उसके पुत्र थे उनको ये जो बंटवारा था वो पसंद नहीं आया, तो तीनों के मध्य उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुए। औरंगजेब की मृत्यु होते ही यानी कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, जो मुअज्जम था उसका पुत्र, उसने पुले शाहदौला में अपने आप को शासक घोषित कर लिया और अपना राज्याभिषेक कराया। उसका जो सपोर्ट था या समर्थन था वो राजपूत सरदार भी कर रहे थे। तीनों भाइयों के मध्य जो उत्तराधिकार के युद्ध हुए उनको यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला जो युद्ध था वो था जजाऊ का युद्ध, जो कि 18 जून 1708 ईस्वी में होता है। ये मुअज्जम तथा आजम के मध्य होता है। इसमें मुअज्जम विजयी रहता है और आजम की पराजय हो जाती है। उसके बाद होता है हैदराबाद का युद्ध, जो कि 13 जनवरी 1709 ईस्वी में होता है। ये जो युद्ध था वो मुअज्जम और कामबख्श के मध्य होता है। इसमें जो मुअज्जम था वो विजयी रहता है और कामबख्श की हार हो जाती है, यानी कि कुल मिला के जो मुअज्जम था वो इन युद्धों में विजयी रहता है और बाद में बहादुर शाह की उपाधि धारण करके शासक बनता है। शासक बनने के बाद जो इसकी नीति थी उसको देखते हैं। तो शासक बनने के बाद उसने क्या किया, जो जागीरें थी उनका अंधाधुंध वितरण शुरू कर दिया, यानी कि बिना हर किसी बात की खबर लिए कि राज्य की स्थिति कैसी है कैसी नहीं, उसने जागीरों का अंधाधुंध वितरण शुरू कर दिया। जो भी उसके समर्थक थे उनको उसने जागीरें देनी शुरू कर दी। इसीलिए उसे साहिब बेखबर की उपाधि मिली कि मतलब राज्य में क्या हो रहा है उसको कोई पता ही नहीं था, बस फैसलों पे फैसले लिए जा रहा था। राजपूतों के साथ उसने मैत्री और सहयोग की नीति अपनाई। जो जाट नेता चूड़ामन था उससे भी मैत्री और सहयोग की नीति अपनाई, और जो जाट थे उन्होंने बंदा बहादुर के खिलाफ इनका सहयोग भी दिया था। इसके अलावा बुंदेला नेता छत्रसाल के साथ भी इन्होंने मैत्री और सहयोग की नीति अपनाई थी। अब बात करते हैं मराठों के साथ इसकी नीति की। तो मराठों के साथ जो नीति थी वो इसने काफी चालाकी उसमें दिखाई। इसने क्या किया, जो साहू था उसको मुगलों की कैसे रिहा कर दिया। आप जानते हैं कि 1689 ईस्वी में जो साहू था उसको औरंगजेब ने कैद कर लिया था, और जो मराठा राज्य था वहां पर जो ताराबाई थी वो अपने पुत्र की संरक्षिका बनकर वहां का जो शासन प्रशासन था उसे संभाल रही थी। तो यहाँ पर इसने चालाकी दिखाते हुए क्या किया कि जो साहू था उसको मुगल कैद से रिहा कर दिया, लेकिन उसे मराठा शासक नहीं माना और ना ही उसे चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का हक दिया। मतलब एक तरह से जो मराठे थे उनको गृह युद्ध में धकेल दिया था। इसने यहाँ से छोड़ा तो जो मराठा साम्राज्य था उसमें गृह युद्ध होना निश्चित हो गया था। अब बात करते हैं इसकी सिखों के साथ नीति की। तो सिखों के साथ इसकी नीति को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक थी गुरु गोविंद सिंह के सामने की नीति और दूसरी थी गुरु गोविंद सिंह के बाद की नीति। तो गुरु गोविंद सिंह के साथ इसके अच्छे संबंध थे। उत्तराधिकार के युद्धों में भी जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने बहादुर शाह का साथ दिया था। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह को युद्ध के पश्चात इसने 5000 जात और 5000 सवार का मनसब भी दिया था। दक्षिण के युद्ध में भी गुरु ने उसका साथ दिया था। इसके अलावा 1708 में जब गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो जाती है और गुरु का पद समाप्त कर दिया जाता है तो सिखों के प्रति जो इसकी नीति थी वो बदल जाती है। इसके अलावा सिखों के प्रति नीति बदलने का एक और कारण यह भी था कि जो सिखों का राजनीतिक उत्तराधिकार था वो बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह ने सौंपा था। तो जो बंदा बहादुर था उसने मुगलों के विरोध में यानी कि मुगल विरोधी नीति अपनाई थी
जिस वजह से भी जो मुगल और सिख थे उनके संबंध खराब हो जाते हैं। इसके अलावा जो बंदा बहादुर था उसने कई मुगल सूबेदारों को पराजित भी किया था। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए थे, यानी कि कुल मिला के जो मुगल विरोधी नीति थी वो उस पर चल रहा था, जिसकी वजह से जो मुगल थे यानी कि जो बहादुर शाह था उसको सिखों के साथ कठोर नीति यहाँ पर अपनानी पड़ी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की इसके बारे में बात करें तो इसको शाह आलम प्रथम भी कहा जाता था, यानी कि इसका एक और नाम शाह आलम प्रथम भी था। इसके अलावा राजौरी जम्मू कश्मीर के राजा राजू की पुत्री से इसका जन्म हुआ था, यानी कि जो इसकी माता थी वो हिंदू थी। अब बात करें अन्य मुगल बादशाहों की जिनकी माता हिंदू थी, तो उसमें सबसे पहले था जहांगीर जो कि जोधाबाई का पुत्र था। उसके बाद था शाहजहां जो कि जगत गोसाई का पुत्र था। इसके बाद बहादुर शाह प्रथम जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो नवाब बाई का पुत्र था। इसके अलावा आलमगीर द्वितीय जो अनूप बाई का पुत्र था, और उसके बाद जो पांचवा था वो था बहादुर शाह द्वितीय जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक था, वो उसकी माता भी हिंदू थी जिसका नाम लालबाई था। इसके अलावा इसकी बात करें तो इसने जजिया कर को बंद करवा दिया था। 1711 में एक डच शिष्टमंडल इसके दरबार में आया था जो कि जोसुआ केटलर के नेतृत्व में था। इसी में एक पुर्तगाली स्त्री जूलियान थी जिसकी मुख्य भूमिका थी, उसी को इसने बीबी फिदवा की उपाधि दी थी। इसके अलावा जो खफी खां था उसने इसे साहिब बेखबर कहा था। यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, ऐसा सिडनी ओवन का इसके विषय में कथन है। इसकी मृत्यु के पश्चात इसके पुत्रों के मध्य भी उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसकी वजह से जो इसका शव था वो 1 माह तक दफन नहीं हो सका था, यानी कि इसके पुत्र उत्तराधिकार के युद्धों में इतने व्यस्त हो गए थे कि उनको इसका शव दफनाने का भी समय नहीं मिला था। इसके बाद शासक बनता है जहांदार शाह। जहांदार शाह शासक बनता है 1712 ईस्वी में और 1713 ईस्वी तक ही शासक रहता है, यानी कि बहुत कम समय तक। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में भी उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ। इसके 4 पुत्र थे, एक था जहांदार शाह, दूसरा था अजीमुश शाह, तीसरा था रफीउस शाह और चौथा था जहान शाह। अब जो जहांदार शाह था वो क्या था, जुल्फिकार खां की सहायता से शासक बनने में सफल हो जाता है, यानी कि यहाँ युद्ध नहीं करने पड़ते, वह जो दरबारी गुटबंदी थी उसी में ये शासक बनने में सफल हो जाता है, क्योंकि जो जुल्फिकार खां था वो ईरानी गुट का सदस्य था और इसकी सहायता से ये शासक बनने में सफल हो जाता है। उसने जुल्फिकार खां को अपना वजीर बनाया, यानी कि उसकी सहायता से जब वो शासक बन गया तो खुश होकर उसने उसको अपना वजीर बनाया, और जो उसका पिता था यानी कि जुल्फिकार खां का जो पिता था उसको वकील मुतलक के पद पर नियुक्त कर दिया। जहांदार शाह के शासन की संपूर्ण जो बागडोर थी वो जुल्फिकार खां के पास ही थी। इसने जागीरों के वितरण पर रोक लगाई, यानी कि आप जानते हैं इससे पिछला जो शासक था उसने जागीरों का अंधाधुंध वितरण किया था, तो उसने इन जागीरों के वितरण पर रोक लगाई। पिता की तरह इसने भी राजपूतों के साथ मैत्री की नीति अपनाई। जैसे कि आमेर की बात करें तो आमेर के राजा जयसिंह को इसने मालवा की सूबेदारी प्रदान की और साथ ही साथ सवाई राजा की उपाधि भी दी। इसके अलावा मारवाड़ राज्य की बात करें तो मारवाड़ के अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी तथा महाराजा की उपाधि भी प्रदान की थी। आगे जो जाट और बुंदेला शासक थे उनके साथ भी इसने मैत्री और सहयोग की नीति अपनाई, लेकिन सिखों के साथ इसकी दमन की नीति ही रही बहादुर शाह के समान ही, क्योंकि सिखों का जो नेतृत्व था वो बंदा बहादुर के पास था और जो बंदा बहादुर था वो मुगल विरोधी कार्य कर रहा था। मराठाओं के साथ इसकी नीति की बात करें तो दक्कन के 6 प्रांतों का चौथ का अधिकार इसने मराठाओं को दे दिया था, लेकिन शर्त ये रखी थी कि जो उसकी वसूली है वो मुगल करेंगे और वसूल करके मराठों को दे देंगे। इसके अलावा मराठा शासक जो शिवाजी द्वितीय था उसको 3000 का मनसब और अनूप सिंह का खिताब भी दिया था। इसके समय में राजस्व और प्रशासनिक दायित्व सुबह चंद्र के पास थे। उसने भू राजस्व की जो वसूली थी वो ठेकेदारी पर दे दी, यानी कि इजारा व्यवस्था की शुरुआत की, जिसकी वजह से जो किसान थे उनका शोषण बढ़ गया था। इसके अलावा इसके ऊपर इसकी प्रेमिका लाल कुंवर का बहुत अधिक प्रभाव था। जो लाल कुंवर थी वो एक वैश्या थी। इसकी जो उपाधि थी वो लंपट मूर्ख भी थी। एक जो इसका शासनकाल था वो चारणों, गायकों, नर्तकों, नाट्यकर्मियों के समस्त वर्गों के लिए अनुकूल था, ऐसा खफी खां का इसके विषय में कथन है। इसके बाद शासक बनता है फर्रुखसियर जो कि 1713 ईस्वी में शासक बनता है और 1719 ईस्वी तक शासन करता है। सैयद बंधुओं की सहायता से ये शासक बना था। सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट के सदस्य थे और जो सैयद बंधु थे उन्होंने जुल्फिकार खां जो ईरानी गुट का सदस्य था उसकी हत्या कर दी, और जो असद खां इसी गुट का एक और सदस्य था उसको कैद कर लिया। सैयद अब्दुल्ला खां उसको वजीर बनाया गया, यानी कि जो सैयद बंधुओं में से सैयद अब्दुल्ला खां था उसको वजीर का पद दिया गया, और जो सैयद हुसैन अली खां था उसको मीर बख्शी का पद प्रदान हुआ, क्योंकि इनकी सहायता से ही जो फर्रुखसियर था वो शासक बना था। अब इसके काल की कुछ प्रमुख घटनाओं की बात करें तो इसने जजिया कर की समाप्ति की थी, यानी कि जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इसके अलावा इसने तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किया था। 1715 ईस्वी में इसने बंदा बहादुर को पकड़कर 1716 ईस्वी में उसे फांसी दे दी थी। दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी इसने चिनकलिज खां को प्रदान की, जिसको निजामुल मुल्क भी कहते थे। इसके अलावा जाट सरदार चूड़ामन से इसने मित्रता एवं सहयोग की नीति अपनाई। 1714 ईस्वी में जो अजीत सिंह थे वो मुगलों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। बाद में इस विद्रोह को सैयद बंधुओं के द्वारा दबा दिया जाता है और बाद में फर्रुखसियर के साथ जो अजीत सिंह थे उनको अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ता है।
1717 ईस्वी में एक ब्रिटिश शिष्टमंडल कलकत्ता से इनके दरबार में आया था, जिसके अध्यक्ष जॉन सुरमन या सरमन थे। एक सहायक एडवर्ड स्टीफेंसन था और एक द्विभाषिया भी इस शिष्टमंडल में था, जिसका नाम ख्वाजा सेहुर्द था। इसके अलावा इसी शिष्टमंडल में एक चिकित्सक भी था, जिसका नाम विलियम हैमिल्टन था। जो विलियम हैमिल्टन था, उसने फर्रुखसियर के यानी कि जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर था, उसके फोड़े का इलाज किया था, जिससे खुश होकर जो फर्रुखसियर था, उसने 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल में कर मुक्त व्यापार का जो शाही फरमान था, वो अंग्रेजों को प्रदान किया था, जिसको अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बाद में मीर जुमला के प्रभाव से आकर जो सैयद बंधु थे, उनको समाप्त करने का ये षड्यंत्र रचता है, यानी कि जो फर्रुखसियर था, वो मीर जुमला के प्रभाव में आकर सैयद बंधुओं को मारने का षड्यंत्र करता है। लेकिन सैयद बंधुओं को इसकी खबर लग जाती है और वो उससे पहले ही फर्रुखसियर की गला घोटकर हत्या कर देते हैं। अब फर्रुखसियर की हत्या करने में वो मराठों का साथ लेते हैं। अगर आपने मराठों वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो सैयद बंधु थे, वो मराठा से क्या करते हैं, एक संधि करते हैं 1719 में, जिसके अनुसार जो मराठे थे, उन्होंने इनको सैनिक सहायता का वचन दिया था। तो उन्हीं की सहायता लेकर ये फर्रुखसियर की यहाँ पर हत्या कर देते हैं। बाद जो फर्रुखसियर था, उसे घृणित कायर भी कहा जाता है। फर्रुखसियर के बाद जो शासक बनता है, वो था रफीउद्दर्जात। रफीउद्दर्जात जो था, वो 28 फरवरी से लेकर 4 जून 1719 ईस्वी तक ही शासक रहता है, यानी सबसे कम समय तक शासक रहा। इसका जो शासनकाल था, वो मात्र 3 माह 4 दिन का था। सैयद बंधुओं की सहायता से ही ये शासक बना था। इसके कार्यकाल की जो प्रमुख घटना है, वो सैयद बंधुओं के खिलाफ नेकुसियर का विद्रोह था। अब ये नेकुसियर कौन था, इसके विषय में जानते हैं। तो आप जानते हैं कि जो औरंगजेब था, उसका एक पुत्र था अकबर, जो कि औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करता है। तो उसी अकबर का ये पुत्र था, यानी कि औरंगजेब का पोता था, जो कि तैमूर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। तो क्योंकि ये गद्दी पर अपना दावेदारी कर रहा था, इसी वजह से इसने सैयद बंधुओं के खिलाफ विद्रोह किया जब उसने रफीउद्दर्जात को शासक बनाया। जो रफीउद्दर्जात था, उसकी क्षय रोग से मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो रफीउद्दौला था, उसको सैयद बंधु शासक बनाते हैं, यानी कि रफीउद्दौला शासक बनता है, जो कि 6 जून 1719 से लेकर 17 सितंबर 1719 ईस्वी तक शासक रहता है। दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला यह शासक था। इसको शाहजहां द्वितीय की उपाधि दी गई थी, यानी कि शाहजहां द्वितीय की उपाधि इसने धारण की। अजीत सिंह की पुत्री, जिसका फर्रुखसियर के साथ विवाह हुआ था, उसको मुगल हरम से इसके काल में वापस भेज दिया गया, जिसने बाद में दोबारा जाकर हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था। इसकी जो मृत्यु थी, वो पेचिश रोग के कारण हो गई थी। आगे बात करते हैं मोहम्मद शाह की, जो इसके पश्चात शासक बनता है। मोहम्मद शाह की बात करें तो ये 1719 में शासक बनता है और 1748 ईस्वी तक शासन करता है। ये भी सैयद बंधुओं के सहयोग से ही शासक बना था। इसका जो मूल नाम था, वो रोशन अख्तर था। आगे बात करें इसकी उपाधि की, तो जो इसकी उपाधि थी, वो रंगीला थी। यह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। इसके समय हुए नादिर शाह के आक्रमण में जो नादिर शाह था, वो मयूर सिंहासन लूटकर ले गया था। इस तरह सैयद बंधु शासक निर्माता बन गए, यानी कि वो एक के बाद एक व्यक्ति को शासक बना रहे थे। तुरानी दल के जो व्यक्ति थे, वो इसके विरोधी थे, जिनमें प्रमुख था निजामुल मुल्क हैदर खां, यानी कि जिसको हैदर बेग भी कहते थे। इसके अलावा राजमाता कुदसिया बेगम और जो अमीन खां, ये क्या थे, तुरानी दल के सदस्य थे, जो कि सैयद बंधुओं के विरोधी थे। आगे जो हैदर खां या हैदर बेग था, उसने क्या किया, 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी में सैयद बंधुओं में से एक, यानी कि हुसैन अली खां की मृत्यु कर दी। इसका बदला लेने के लिए जो सैयद अब्दुल्ला खां था, वो सेना लेकर आया। यानी जिस समय सैयद बंधुओं में से एक हुसैन अली की हत्या की गई, उस समय जो इसका भाई था सैयद अब्दुल्ला खां, वो राजधानी में मौजूद नहीं था। जब इसकी हत्या की गई, तो इसका बदला लेने के लिए वो आया और हसनपुर में इनके मध्य युद्ध हुआ और उसे भी बंदी बना लिया गया। बाद में विष देकर उसकी भी हत्या कर दी गई। इस तरह मोहम्मद शाह के शासनकाल में, यानी कि 1722 ईस्वी में जो सैयद बंधु थे, उनका अंत हो गया। इसके शासनकाल की अन्य घटनाओं की बात करें तो इसके समय अनेक स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जैसे कि अवध राज्य की स्थापना सआदत खां ने की। हैदराबाद में निजामुल मुल्क ने राज्य की स्थापना की। बंगाल में मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। रुहेलखंड में कटेहर दोआब में रोहेलों ने रुहेलखंड राज्य की स्थापना की। इसके अलावा बंगश पठान राज्य की स्थापना फर्रुखाबाद के बंगश नवाबों ने की। इसके अलावा जो जाट थे, जाट राजा बदन सिंह ने भी मथुरा में भरतपुर राज्य की स्थापना की थी। 1720 में इसने जजिया कर जो था, उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया। 1737 में बाजीराव प्रथम का इसके ऊपर, यानी कि दिल्ली पर आक्रमण हुआ, जिसमें उसने मालवा की सूबेदारी प्राप्त करने का आश्वासन लिया, यानी कि इसने मालवा की सूबेदारी मराठों को देने का वादा किया। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ इसके समय में, जिसमें करनाल में एक युद्ध होता है और नादिर शाह तख्ते ताउस और मयूख सिंहासन जो था, वो लूटकर ले जाता है। 1747 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है इसके शासनकाल में, और जो पंजाब का सूबेदार था शहनवाज खां, उसने अहमद शाह अब्दाली को निमंत्रण दिया था। रंगीला के पुत्र अहमद शाह तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य मानूपुर में एक मुकाबला होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली पराजित होता है। यानी कि इस समय जो रंगीला का पुत्र था अहमद शाह और जो उधर अहमद शाह अब्दाली था, दोनों के मध्य मानूपुर में एक युद्ध होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली पराजित होता है।
1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। इसने फुलवालों की सैर नामक उत्सव की शुरुआत की थी, जो कि ख्वाजा कुतुब शाह की दरगाह पर होता था। इसके बाद जो इसका पुत्र था अहमद शाह, वो शासक बनता है, जिसने अहमद शाह अब्दाली को हराया था। तो इस तरह हमने उत्तर मुगल काल को देखा, जिसमें हमने आधे शासकों की बात की। इसके बाद जो बनने वाले शासक हैं उनको हम आगे देखेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने मुगल वंश को भी समाप्त कर दिया और उसे भी अपने साम्राज्य में मना ली। इस तरह हमने देखा कि इस तरह हमने उत्तर मुगल काल को देखा और देखा कि उत्तर मुगल जो काल था उसमें कौन कौन से शासक हुए और उनके कार्यकाल की कौन कौन सी घटनाएं हुई। आगे के वीडियो में हम इससे आगे के शासकों को देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने जो मुगल काल था उसको समाप्त करके भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अगर आप इसी तरह डिटेल में मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।